Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 मास्टर डिग्री के सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट अभी कंटिन्यू है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग 2। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में से वो है डिफरेंशियल कॉस्टिंग। यूनिट नंबर 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप, और 101% इसमें से थ्योरी पूछी जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंशियल कॉस्टिंग। और आज के लेक्चर में जो भी बाकी के क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट करेंगे और कुछ एमसीक्यूज देख लेंगे, ताकि ये पूरा टॉपिक जो थ्योरी बेस्ड जितना भी वर्क करना है वो हो जाए। तो चलिए कॉस्टिंग 2 का यूनिट नंबर 3 का लास्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग। चलिए प्रीवियस लेक्चर में हमने जो काम किए थे उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने जाए तो 3 क्वेश्चन कवर अप हुए थे। आज के लेक्चर में सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। लिखा है 3 फैक्टर अफेक्टिंग टेम्पररी शटडाउन डिसीजन। अगर आप बिजनेस टेम्पररी शटडाउन करते हो तो कौन से फैक्टर थ्रू आप शटडाउन का डिसीजन ले रहे हो वो समझाओ। और करके लिखा है वेदर और टू क्लोज और अ कंटिन्यू बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। अगर आप टेम्परली शटडाउन नहीं करना चाहते तो थोड़े टाइम के लिए बिजनेस कंटिन्यू करोगे या क्लोज करोगे, वो शॉर्टर पीरियड के डिसीजन के बारे में समझाओ। या बिजनेस कंटिन्यूअस थोड़े समय के लिए बंद करना है या बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे, बंद नहीं करना है। ये दोनों डिसीजन में से कौन सा डिसीजन लोगे ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए ये डिसीजन के बारे में भी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर ए बहुत ही वाइडली एक्सप्लेन करेंगे टेम्पररीली शटडाउन। आप बिजनेस को थोड़े समय के लिए बंद करने का डिसीजन लोगे तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन या सरकमस्टेंसेस होंगे जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजन लोगे कि बिजनेस टेम्पररीली शट डाउन करेंगे। तो उसमें आपको पैराग्राफ में मुझे समझाना पड़ेगा। उसमें से पहला पैराग्राफ आप देख सकते हो, टेम्पररीली सस्पेंडिंग द बिजनेस फॉर अ ईयर और अ सो is a short run decision when there is in depreciation and product cannot be sold at a normal price or even a lower price or even a lower price at a lower price। लिखा है it has to be decided the temporarily shut close down the business। यानी कि आपके जो प्रोडक्ट है, आपका जो चीज़ें जो गुड्स वगैरह आप दे रहे हो वो बिजनेस में ऐसा सरकमस्टेंसेस आया है, ऐसा पीरियड चल रहा है जहां पे आपकी प्रोडक्ट नॉर्मल प्राइस में भी नहीं, इवन सबसे लोअर प्राइस में भी नहीं बिक रही है, तो आपको बिजनेस टेम्पररीली शट डाउन करना चाहिए। एज द लॉन्ग एज द प्रोडक्ट शोल्ड रिकवर और अ वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन टूवर्ड द फिक्स कॉस्ट इट इज नॉट अवेलेबल टू अ शॉट डाउन। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट थोड़े से कम प्राइस में बिक भी रहा है, रिकवर आपका वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है या कंट्रीब्यूशन आपका निकल रहा है, भले फिक्स कॉस्ट आपका रियलाइज ना हो पर वेरिएबल कॉस्ट वगैरह आपका चल जाता है, तो इट इज एडवाइजेबल कि क्लोज शट डाउन नहीं करना चाहिए। यानी कि खर्चे अगर निकल रहे हो तो बिजनेस चलाना चाहिए। अगर प्रोडक्ट लोअर प्राइस में भी नहीं बिक रहा है या आपके जो रूटीन एक्सपेंसेस है वो भी नहीं निकल रहे तो फिर शट डाउन आपको कर देना चाहिए। तो यही हमारा पैराग्राफ हमें समझा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में उसमें थोड़ा सा और जानते हैं। लिखा है व्हेन बिजनेस इज सस्पेक्टेड, यानी कि आपका बिजनेस अब ऐसी सिचुएशन में है जो आपकी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बिक रही है। सर्टेन फिक्स कॉस्ट आर अवॉइडेबल बट ऑल फिक्स कॉस्ट आर नॉट एलिमिनेटेड। आप कुछ फिक्स कॉस्ट हटा सकते हो, जैसे कि एम्प्लॉयज आपने कम कर दिए, कम एम्प्लॉय को सैलरी दोगे, फिक्स कॉस्ट में गिरावट आ गई, पर सारे एम्प्लॉय को तो नहीं आप हटा पाओगे। Some expenses like depreciation, rent and taxes, insurance, interest, manager salary, etc. are incurred even during the shutdown period। कुछ डेप्रिशिएशन होते हैं, टैक्सेस वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस होता है, ये मैनेजर्स जो रखे हुए हैं उनकी सैलरी वो तो शटडाउन के डिसीजन वक्त भी आपको इंकर्ड करने पड़ते हैं। तो कुछ खर्चे के से आप भाग नहीं पाओगे, वो खर्चे रेगुलरली यहाँ पे अराइजेस होते हैं। चलिए तो बिजनेस टेम्पररीली अगर आप शट डाउन कर रहे हो वो डिसीजन लेने के लिए कौन कौन से पॉइंट आपको कंसिडर करने चाहिए, जिसमें से पहला पॉइंट है टू मेंटेन द स्किल वर्कर। टेम्पररीली शट डाउन करोगे तो जो स्किल वर्कर है
वो कहीं बेटर जगहों पे या अच्छी जगह पे जॉब पे चले जाएंगे। तो आपको शट डाउन टेम्परली करने के लिए सोचना चाहिए कि आपके स्किल वर्कर आपके साथ फ्यूचर में रहेंगे कि नहीं। It would be better to continue the business even though the contribution is not available. There would be the case where skilled workers are essential for the carry on business operations, जहाँ पे स्किल वर्कर की आपको ज़रूरत पड़ती है या वो रिक्वायर होते हैं। उस सिचुएशन में अगर आप बिजनेस टेम्परली क्लोज करते हो तो वो वर्कर दूसरी जगह काम करने चले जाएंगे। If the workers are relevant, it would be different to get a skilled worker when the business restart। यानी कि आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपको डिफिकल्टी हो जाएगी जब आप बिजनेस दोबारा स्टार्ट करोगे तो ऐसे वर्कर आपके पास से नहीं होंगे। तो ये आपको सोच लेना चाहिए कि अगर आप बिजनेस शट डाउन कर रहे हो स्किल वर्कर आपके साथ रहेंगे या नहीं। तो फ्यूचर के बारे में सोच के स्किल वर्कर के बारे में सोच के डिसीजन लेना चाहिए। सेकंड जो होगा वो है रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। अगर आपने बिजनेस क्लोज कर लिया तो आपको क्या फिक्स कॉस्ट फिर से उतना ज्यादा अराइज करना पड़ेगा, ये भी आपको सोच लेना चाहिए। लिखा है इफ द प्रोडक्ट सोल्ड और सर्विस प्रोवाइडेड कैन बी रिकवर वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑल्सो मेक अ सम कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। यानी कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे हो या फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे हो, दैट इन दैट केस इफ अ बेटर टू कंटिन्यू द ऑपरेशंस। अगर आप गुड्स और सर्विसेज आपका रिकवर यहाँ पे पॉइंट हमें कह रहा है कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट वगैरह रिकवर कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन रिकवर हो सकता है, तो फिर आपको बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब आपके खर्चे निकल रहे हैं, प्रॉफिट भले ना हो रहा हो। However, if the companies find difficult to recover the fixed cost, and it is advisable to shut down the either temporarily or permanently। अगर आपके फिक्स कॉस्ट नहीं निकल रहा है तो आपको बिजनेस फिर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो और कुछ भी एक्टिविटी में प्रॉफिट वगैरह ना निकले तो फिर आपको वहाँ पर बिजनेस क्लोज कर देना चाहिए। तो अगर फिक्स कॉस्ट मिल रहा है, रिकवर हो रहा है तो बिजनेस क्लोज मत करो। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं रियलाइज हो रहा है तो बिजनेस को शट डाउन कर सकते हो। चलिए ऐसे कई सारे पॉइंट हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन वाइज ले लेते हैं, वो है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। यानी कॉस्ट अगर रिडक्शन हो सकता है तो बिजनेस क्लोज करने का जरूरत नहीं है। अ डिसीजन ऑफ शटडाउन डज नॉट रिडक्ट दी ऑल कॉस्ट। प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड एंड हैज टू बी बियर। यानी कि कुछ कॉस्ट तो आप रिडक्ट नहीं कर पाओगे, तो आप उसके कारण अपना बिजनेस क्लोज करने का डिसीजन मत लो कि वो खर्चे तो अराइजेस होने वाला है, जैसे कि वो रिड्यूस नहीं हो पाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह वो तो आपको पेमेंट करना ही रहता है। तो ये सारे ऐसे खर्चे हुए जिसको हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। चलिए तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे वैसे पॉइंट्स हैं तो उसको डिस्कशन में ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हमें बता रहा है शट डाउन कॉस्ट। जब बिजनेस टेम्परेली क्लोज करते हो, शट डाउन करते हो तो कौन सा कॉस्ट, कितना कॉस्ट अराइजेस होता है। In case of decision to continue operation, certain expenses related to shutdown can be solved at the some time expenses are related to the reopening can be also be saved। यानी कि आप बिजनेस शटडाउन क्लोज करते हो तो उस वक्त तो चलो कुछ खर्चे नहीं होंगे, पर जब आप बिजनेस रीओपन करोगे, क्योंकि आप टेम्पररी शटडाउन के बारे में सोच रहे हो, तो रीओपन करने में आपको सर्टेन एक्सपेंसेस लगेंगे। तो वो एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में भी आप सोच लो। अगर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो तो कितना खर्चा आ रहा है, अगर बिजनेस शट डाउन करके रीओपन करोगे तो कितना खर्चा आएगा, दोनों को कंपेयर करो। और आपको जो ऐसा लगे कि आपको रीओपन में ज्यादा खर्चे फिर होंगे तो अभी टेम्परेरीली बिजनेस को चलाते रहो, टेम्परेरीली क्लोज मत करो। तो ये सारे डिसीजन कब लेने हैं आपको, जब आपको एक कॉस्ट पता चले कि आप बिजनेस दोबारा स्टार्ट करोगे तो कितना खर्चा होगा, ये भी आपको देख लेना चाहिए। नंबर 5, द रीजन कस्टमर मैग्नेटरी। भाई कस्टमर खुद आपके बिजनेस के साथ अटैच है, भले अभी कम कस्टमर हो पर कुछ ऐसे रेगुलर कस्टमर है जो आपकी कंपनी की प्रोडक्ट वगैरह सर्विसेज के लिए आपका वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो फिर आपको आपका बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए, ट्रेडमार्क के लिए आपको बिजनेस चलाना चाहिए। इफ द कंपनी सेलिंग प्रोडक्ट अंडर द सम ट्रेडमार्क, then if the product is not available in the market and all customer will have doubt about the product and the product will be lose or a popularity among the public।
यानी कि अगर आप टेम्पररी क्लोज करोगे, मार्केट में आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उसके कारण कस्टमर के दिमाग में डाउट जाएगा और बिजनेस बंद होने का ऐसा पॉपुलैरिटी जो वगैरह है बिजनेस का, वो खतरे में पड़ सकता है और रीओपनिंग में आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। लिखा है सेकेंड पैराग्राफ में, when business is suspected it may be that customer may not to pay their due, it will be take a great deal efforts to the collect due from them। अगर आपका बिजनेस सस्पेक्टेड है, आप बंद करने वाले हो, कस्टमर अपना पेमेंट वगैरह नहीं देगा, जो भी डेबिट सेल वगैरह आपने किया होगा, क्रेडिट सेल, उसके पैसे वगैरह आपको नहीं मिल पाएंगे, तो ये आपको थोड़े से प्रॉब्लम हो सकता है कि कस्टमर मेंटालिटी जो है, ये पॉइंट था कस्टमर मेंटालिटी के, ये कस्टमर के दिमाग में एक मेंटालिटी बैठ जाती है कि ये बिजनेस अब नहीं चलने वाला, वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं परचेस करेंगे, तो दिस पॉइंट्स आर शुड बी कंसिडर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यूज ऑफ मशीनरी, यानी कि मशीनरी जो आप यूज कर रहे हो बिजनेस में, उसके कारण भी डिसीजन में उसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। लिखा है व्हेन अ स्पेशल टाइप ऑफ मशीनरी is being developed for the production and due to technical changes, if there are chances of these machines become obsolete, and that time an expenditure is incurred will be the consider, यानी कि अगर आपको स्पेशल मशीनरी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी आगे डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल चेंजेस आ जाएंगे, अगर मशीन आउटलेटेड हो गया है तो आपको सर्टेन एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ेंगे। अभी जो बिजनेस चला रहे हो, अगर वही मशीन से प्रोडक्शन करोगे तो सही रहेगा। इन फ्यूचर क्या होगा, अगर आप बिजनेस क्लोज करोगे, नया टेक्नोलॉजी आएगा, नए मशीन चाहिए होंगे, पुराने आउटलेटेड हो जाएंगे, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो अभी बिजनेस टेम्पररीली आपको एज इट इज चलाना चाहिए। तो मशीनरी का यूज कैसा हो रहा है उसके ऊपर भी आपका शटडाउन वगैरह डिसीजन इफेक्ट करता है। यही ये पॉइंट हमें कह रहा था। चलिए, अभी भी कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको आपको ऑलरेडी कंसिडर करना चाहिए। वो है नंबर 7, द क्वेरीज अकाउंट अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ बिजनेस। कुछ क्वेरीज होंगी जिसको आपको बिजनेस के टाइप्स के, यानी आपका बिजनेस कौन से तरह का है वो भी आपको देखना चाहिए। तो 7 नंबर पॉइंट हमें कह रहा है while taking this decision it is necessary to consider the queries, यानी कि queries generation according to the types of business। तो बिजनेस के टाइप्स के मुताबिक जो भी क्वेरीज वगैरह आएगी वो उसको आपको सॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इफ देयर प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, आपका बिजनेस अगर आयरन इंडस्ट्री का है या स्टील इंडस्ट्री का है, अगर आपका बिजनेस स्टॉप हो जाए, then it takes the time to stop the machines, when it is restarted it take the times and money is also the expended। यानी कि आपका स्टील वगैरह बिजनेस है, उसकी जो मशीनरी वगैरह होता है उसमें अगर आप कंटिन्यूस प्रोडक्शन वगैरह नहीं करते, अगर आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, शट डाउन कर रहे हो, तो उसको जब रीस्टार्ट करोगे उसमें आपको बहुत ही खर्चे होंगे। तो ये आपको सोच लेना चाहिए कि अगर बिजनेस रीस्टार्ट करोगे उस वक्त ज़्यादा खर्चे आएंगे। उस सर्टेन सिचुएशन में आपकी अगर इंडस्ट्री ऐसी है, आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री, तो आप टेम्पररी शट डाउन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो है पॉइंट नंबर 8, रेपुटेशन ऑफ द फर्म। लिखा है मे बी एडवाइजरी अफेक्टेड इन द आइज ऑफ द पब्लिक। ये जो पॉइंट हम आगे कस्टमर वाला देख चुके थे उसके जैसा है कि लोगों के आइज में आपका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, एडवर्स इफेक्ट जाएगा। दे वुड थिंक दैट द फर्म इज नॉट डिपेंडेबल, इट विल बी टर्न द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स। आपके फर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, फिर आपके प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, दूसरे कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपने टेम्पररी बिजनेस शट डाउन किया है, तो कस्टमर की आइज में नेगेटिव इफेक्ट होगा, ये जाहिर सी बात है। तो जब आप बिजनेस शटडाउन का डिसीजन ले रहे हो तो आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 को हम देखते हैं, इट मे बी एडवर्सली इफेक्ट दी रिलेशनशिप विद द सप्लायर। आपका जो सप्लायर है उसके साथ भी रिलेशनशिप यहाँ पे एडवर्स होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा, क्योंकि सप्लायर आपकी डिमांड के ऊपर वो प्रोडक्शन करता है और वो आपको चीज़ें बेचता था। अब आप उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, आप बिजनेस बंद करोगे या कम टेम्पररीली क्लोज करोगे, तो उसको नुकसान होगा, और जो फिर सप्लायर आपको दोबारा वो सप्लाई नहीं करेगा जब आप बिजनेस रीस्टार्ट करोगे।
On the basis of demand of the firm, the supplier would have to extend it the facility which may be remain ideal, involving the supplier into the great losses. सप्लायर को फिर लॉसेस होने लगेगा और वो आपके साथ इन फ्यूचर कभी ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। तो बिजनेस जब शट डाउन कर रहा है तो ये भी इफेक्ट होता है कि सप्लायर के साथ रिलेशनशिप इफेक्ट होगा। तो जो भी पॉइंट्स मुझे डिस्कशन करने थे टेम्पररी शटडाउन उसके हम कर चुके हैं। अब हम हमारे यही क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट नंबर बी पे जाएंगे। व्हेन बिजनेस इज टू बी क्लोज डाउन परमानेंटली, टेम्पररीली क्लोज ना करते हुए आपको ये डिसीजन कब लेना है कि बिजनेस परमानेंटली बंद कर दो। तो सर्टेन इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स है जो पैराग्राफ में हमें समझने होंगे, तो वो भी देख लेते हैं कि कब परमानेंटली क्लोज का डिसीजन ले लेना चाहिए। लिखा है द मैनेजमेंट फाइंड्स द लुक्स और द कंडीशन इज प्रिवेंटिंग देयर इज नो prospect the of increase in the sales or income and the present earning is not through to give a reasonable return, यानी कि आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर जो भी पैसे आपको वापस मिलने चाहिए सेल्स में या उतनी इनकम आपको नहीं हो रही है, प्रोस्पेक्टेडली आपका इनकम बहुत ही लो हो रहा है, मैनेजमेंट को ये दिख रहा है कि अब आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इट वुड बी बेटर टू क्लोज डाउन द बिजनेस फॉर एवर। तो आपको अपना बिजनेस क्लोज कर देना चाहिए। यानी कि अर्निंग ना हो, आपको दिख रहा है कि अब आगे फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है, पर्टिकुलर रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो बिजनेस परमानेंटली क्लोज करना चाहिए। तो ये हुआ आपका फर्स्ट सिचुएशन। अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो कि आपके बिजनेस की पर्टिकुलर इनकम या जो भी सेल्स है वो उतना नहीं हो पा रहा है तो क्लोज कर सकते हो आप। सेकंड, इन ऑर्डर टू डिसाइड द वेदर द क्लोज डाउन और द बिजनेस परमानेंटली और टू कंटिन्यू, ये डिसीजन कैसे लोगे कि परमानेंटली बंद करना है या टेम्पररीली कंटिन्यू रखना है। द अकाउंटेंट शुड कंपेयर द नेट इनकम अंडर टू सर्कमस्टेंसेस, अकाउंटेंट जो है वो दोनों सिचुएशन में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको एनालिसिस करके देगा कि बिजनेस टेम्पररी चलाओगे तो इतना फायदा हो सकता है या क्लोज करोगे तो आपको ये सिचुएशन हो सकती है। ये कौन कर सकता है? जो अकाउंटेंट है वो हमें उसमें डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 हम देख सकते हैं इसके बारे में, वन द बिजनेस कंटिन्यू और सेकेंड वन द बिजनेस इज क्लोज डाउन, यानी कि दो सिचुएशन को आपको दो सर्कमस्टेंसेस जैसा मैंने ऊपर बताया वो आपको यहाँ पे कंसिडर। चलिए तो आज के लेक्चर का एक और क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं सीक्वेंस के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 5। ये कुछ डिसीजंस है जो मैनेजमेंट को लेने होते हैं और वो कौन से बेसिस पे लेंगे ये वाले चैप्टर में हम वही काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट टू बी कंसिडर व्हाइल टेकिंग द डिसीजन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स है उसको रिप्लेसमेंट करवाने का डिसीजन, वेदर द इक्विपमेंट्स आर रिप्लेस या फिर उसको जो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है वही यूज करते रहना है। तो ये डिसीजन लेने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताई देंगे। तो फिर उसके बाद उसमें से पहला पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, लिखा है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मे टाइम्स अ मैनेजमेंट कम्स अक्रॉस प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्लेसिंग द मशीनरी, यानी कि क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल अगर चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो क्विकली बदल रही है उसके कारण आपको अगर आपका मशीनरी प्रॉब्लम रिप्लेस करवाना है ये प्रॉब्लम अराइजेस होता है। तो मेन रीजन क्या होता है इसका? टेकिंग डिसीजन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो ये फर्स्ट है और कॉमन है कि टेक्नोलॉजी बदलेगी तो मशीन चेंज करना पड़ेगा। सेकंड, नॉर्मली दिस डिसीजन नीड टू बी टेकन ड्यू टू द एडवांस लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आपको एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए, भले टेक्नोलॉजी चेंज ना हुई हो पर आपको और भी एडवांस लेवल पे जाना है, जैसे ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन चाहिए आपको तो एडवांस लेवल बढ़ाना है तो भी आप रिप्लेस करवा सकते हो, या चेंज हुआ है तब भी करवाओगे, दोनों में फर्क है। फर्स्ट पॉइंट में था टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, बदल गई, और दूसरा है आपको लेवल अप करना है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन पे जाना है या एडवांस लेवल पे जाना है तो आप रिप्लेसमेंट करोगे। थर्ड पॉइंट को हम देखते हैं जो हमें यहाँ पे बताई दे रहा है, अंडर दिस सिचुएशन द मैनेजमेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू द अकाउंट्स द एक्सपेंसेस दैट कैन बी सेव्ड फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द न्यू मशीन्स, अगर नए मशीन्स के आपका खर्चा वगैरह जो भी आप ऑपरेशंस वगैरह करोगे, जो भी सिचुएशंस होगी उससे आपको नया मशीन अगर फायदा दिला रहा है, एक्सपेंसेस अभी भले कैपिटल हो रहे हो पर वो मशीन से अगर आपको फायदा मिल रहा है
तो दैट शुड बी अ टेकन डिसीजन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट इक्विपमेंट, तो आपको रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए। यही हमारा पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेनेशन दे रहा है। पॉइंट नंबर 4 में हमें बताया गया है मैनेजमेंट नॉर्मली कंपेयर द सेविंग इन एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, सेविंग वगैरह को कंपेयर करना चाहिए। लिखा है एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू मशीनरी, यानी कि आप अगर नया मशीन लोगे तो उसमें से आपको कितना एक्सपेंसेस बच जाएगा, कितना फायदा मिलेगा, उसको कंपेयर करो अभी उसमें हो रहे इन्वेस्टमेंट के साथ। यानी अभी नए मशीन के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा वो कंपेयर करो आप उसमें से हो रही सेविंग के साथ। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 जिसमें बताया मैनेजमेंट should take into accounts the following points while the decision or deciding the about of replacement of machines। मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए कुछ और भी पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख पाएंगे। ये जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें कौन कौन से पॉइंट आपको रिप्लेसमेंट के वक्त कवर करने चाहिए, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए तो जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। उसमें से नंबर 1 है द एक्चुअल डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ मशीनरी आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन, यानी कि जो भी कॉस्ट वगैरह आप यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हो वो आफ्टर डेप्रिसिएशन ही लेना चाहिए, बिफोर डेप्रिसिएशन वाला वैल्यू कंसिडर नहीं करना चाहिए, तभी जाके आपको आपका रियल एक्चुअल कॉस्ट वहां पे मिलेगा। सेकेंड पॉइंट यानी बी नंबर लिखा है पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ न्यू मशीन इन फ्यूचर। अगर नए मशीन की प्राइस फ्यूचर में रिडक्ट होने वाली है तो अभी रिप्लेस मत करो, दैट दिस विल बी रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द साइड ऑफ मैनेजमेंट। यानी अभी नया मशीन है, नया नया लॉन्च हुआ है मार्केट में, उसका प्राइस फ्यूचर में रिड्यूस होने वाला है, तो अभी रिप्लेसमेंट मत करो, जब मशीन का प्राइस कम हो जाए तब उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पॉइंट नंबर सी एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन द न्यू मशीन्स। अगर नए मशीन्स में ज्यादा खर्चे, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, hence the management should the different the scrap value from the old machinery, यानी कि आपको ओल्ड मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू कितनी मिलेगी वो आपको देखना चाहिए। अगर नए मशीन्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो तो ओल्ड मशीन रिप्लेस करोगे तो उसके कितने पैसे रियलाइज होंगे, ये भी आपको चेक करना चाहिए। पॉइंट नंबर डी जिसमें लिखा है द एक्सटेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड द अप जनरेशंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द furtherance of advancement in the nearest future। अगर आप नियरेस्ट फीचर्स वाले कोई नई टेक्नोलॉजी एक्सपांड करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आपको उसको रिप्लेस करवा देना चाहिए, अदरवाइज रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर ई इफ द पॉसिबिलिटी दैट द मशीन्स टू बिकम द आउटलेटेड इन द नियरेस्ट फ्यूचर। अगर आपको नए नियरेस्ट फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि जो मशीन्स आप रिप्लेस करवाना चाहते हो वो क्या होगा कि बाय नेचर नियरेस्ट फ्यूचर में वो आउटलेटेड होने वाला है, मतलब वो भी पुराना हो जाएगा, एक नया टेक्नोलॉजी वाला मशीन आने वाला है, तो आपको वेट करना चाहिए, अभी रिप्लेस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं जो लिखा है द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शंस एंड द मार्केट ऑफ डिमांड, यानी कि आप जो नए मशीन्स वगैरह परचेस करना चाहते हो क्या मार्केट में उसकी डिमांड है, इन वेयर द मार्केट डिमांड इज नॉट थ्रू the convention of production new machines may not be provided that design desired result। अगर मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है नए प्रोडक्शन वाले की तो ऐसा मशीन्स आप लेके भी क्या करोगे, तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में अगर डिमांड है तो ही वो नया मशीन आपको रिप्लेस करना चाहिए, अदरवाइज पुराने मशीन्स के थ्रू आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर जी हमें बता रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे आपको उसको भी कंसिडर करना चाहिए। अगर एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो दूसरा कोई और मशीन सिलेक्ट करोगे तो आपको कितना फायदा होगा वो भी आपको चेक कर लेना चाहिए, देन आफ्टर रिप्लेसमेंट डिसीजन लेना चाहिए। चलिए आज के लेक्चर का और ये टॉपिक का एक वन लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सीक्वेंस के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें एक और डिसीजन की बात है, लीज एंड बाय डिसीजन। आपको चीजें रेंट पे लेनी चाहिए या खुद उसको परचेस कर लेनी है बाहर से, परचेस कर लोगे या लीज पे लोगे, ये डिसीजन आपको लेना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा समझेंगे पहले। समटाइम द क्वेश्चन अराइजेस
whether it is a better to buy the assets or to take it on lease, यानी कि असेट खुद परचेस कर लेना है या फिर उसको लीज पे लेना है, ये डिसीजन। 3 पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर इन दैट रिगार्ड्स। उसमें कौन से 3 पॉइंट आपको कंसिडर करने चाहिए? पहला पॉइंट है कंपेयरिंग कॉस्ट ऑफ बोथ अल्टरनेटिव्स। पहले दोनों अल्टरनेटिव को कंपेयर करो कि बाय करने में कितना कॉस्ट लगेगा और लीज पे लेने में। सेकेंड, लिक्विडिटी पोजीशन आपके बिजनेस की क्या है वो चेक करो। एंड थर्ड, रिस्क ऑफ एब्सोलेंस अराइजिंग ऑन बाइंग ऑफ असेट। अगर आप कोई असेट परचेस कर लेते हो पर वो मशीन ओल्ड एज, ये जो है एब्सोलेंस, उसका मतलब क्या होता है? अगर वो आउटडेटेड ओल्ड होने के चांसेस है तो ऐसी मशीन रिप्लेस ना करो, ऐसी मशीन परचेज मत करो, उसको लीज पे ले लो। तो ये 3 मेन डिसीजन है जिसको आपको वाइडली एक्सप्लेन करना है। तो जिसमें से पहला हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें लेने जा रहे हैं पॉइंट वाइज। उसमें है परचेजिंग कॉस्ट। लीज पे लेने में कितना खर्चा लगेगा और परचेजिंग कॉस्ट कितना लगेगा, पहले ये चेक कर लो। तो परचेजिंग कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एन असेट इज नॉट डिडक्टिबल इन कंपेयरिंग टैक्सेबल प्रॉफिट बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जो परचेजिंग कॉस्ट है वो आपको टैक्स में फायदा नहीं मिलेगा बिकॉज वो कैपिटल नेचर का होगा। बिसाइड द increasing in the cash outflow cost of leasing, it is a lease rental is deductible to the computation of taxable profitable as it is a revenue expenditure। यानी कि जो लीज पे लोगे ना वो चीजें आपको, जो रेंट वगैरह आप लीज पे करने वाले हो, वो प्रॉफिट में से डिडक्टिबल होता है क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर का है। तो आपको कौन सा फायदा दिलाएगा? जाहिर सी बात है लीज पे लेना, क्योंकि लीज पे लोगे तो उसमें आपको जो टैक्सेशन है उसमें बेनिफिट मिलता है। तो फर्स्ट है परचेजिंग कॉस्ट। सेकेंड टॉपिक जो उसमें हम देख सकते हैं वो है एब्सोलेंस रिस्क। एब्सोलेंस यानी कि मशीन ओल्ड हो जाने का रिस्क, पुराना हो जाने का रिस्क। तो उसमें वहां पर लिखा है परचेजिंग एन असेट इज बियर एन एब्सोलेंस रिस्क, यानी कि परचेस करोगे तो उसमें एब्सोलेंस होने का रिस्क है। इफ द असेट बिकम आउटडेटेड अर्लियर दैट इज एन एक्सपेक्टेड वर्किंग ऑफ लाइफ, यानी कि उसका वर्किंग लाइफ कम हो जाएगा। इट हैज टू बी रिप्लेस एंड विल बी इंक्रीजिंग कैश आउटफ्लो, यानी फिर से आपको वो रिप्लेस करना पड़ेगा, उसमें आपको काफी खर्चा होगा। तो ये आपको सोच लेना चाहिए। लीजिंग अवॉइड द रिस्क ऑफ एब्सोलेंस। लीज आपको एब्सोलेंस का रिस्क अवॉइड करवाता है क्योंकि आप उसने लीज पे लिया, अगर आउटडेटेड हो जाता है लीज एग्रीमेंट कैंसिल कर दो। इफ द असेट बिकम आउटलेट इट मे बी नॉट रिप्लेस बाय द न्यू असेट, वहां पे आपको नई मशीन रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर आप आउटलेटेड हो जाएगी तो नया मशीन परचेस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम उसको, इसमें कुछ और भी टॉपिक्स है जिसमें कुछ और पॉइंट्स है, उसको भी डिस्कशन में ले लेते हैं। जिसमें से नंबर 3 है डेप्रिशिएबल असेट, यानी कि ऐसी कौन सी असेट जिस पे डेप्रिशिएशन लगता है वो भी चेक कर लो, क्योंकि परचेस करोगे अगर ज्यादा डेप्रिशिएशन लगता है तो आपको वो मशीन महंगा पड़ेगा। तो लिखा है वेदर एन असेट इज अनसेंटेनियल द डेप्रिशिएशन इट मे बी परचेस। अगर कम डेप्रिशिएशन लग रहा है तो आप उसको परचेस कर लो। Depreciation is an administrable deduction in computing taxable profit. It will be deduct the tax यानी कि आपका जो मशीन, अगर आप डेप्रिशिएशन वाला सेट ले रहे हो तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इफ द असेट इज टेकन ऑन लीज नो डेप्रिशिएशन इज अलाउड ऑन असेट इज अनओन्ड ऑफ बाय द कंपनी। अगर आप ओनर नहीं हो तो आप डेप्रिशिएशन उस पर चार्ज नहीं लगा पाओगे। तो ये एक परचेस का प्लस पॉइंट हुआ। अगर आप मशीन परचेस करना चाहते हो तो वो डेप्रिशिएबल असेट है तो डेप्रिशिएशन आपकी वैल्यू वहां पे डिडक्टिबल होता है और टैक्स में वगैरह में आपको फायदा मिलता है। अगर लीज पे लेते हो तो डेप्रिशिएशन डिडक्ट नहीं हो पाएगा, वो ओनर को फायदा मिलता है। तो ये डेप्रिशिएबल ऑफ असेट के बारे में बात थी कि आपको मशीन लीज पे लेना चाहिए या खरीदना चाहिए, बाय करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 को देखो, नॉन डेप्रिशिएबल असेट। तो नॉन डेप्रिशिएबल असेट, ये पॉइंट नंबर 3 का एग्जैक्ट रिवर्स वर्क है। लीज में नॉन डेप्रिशिएबल असेट होती है तो उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। लिखा है लीजिंग मे बी द प्रीफर्ड द इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल असेट रिड्यूस द कैश आउटफ्लो एंड टू रिड्यूस द इंसिडेंशियल ऑफ टैक्स। यानी जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट है उसके लिए आपको लीज अकाउंटिंग ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे कि कंप्यूटर वगैरह होते हैं वो लीज पे लेना काफी प्रेफरेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 हमें ये बता रहा है जेस्शन पीरियड। ये क्या है ग्रेशन पीरियड, ये आपको नीचे पैराग्राफ में पता चल जाएगा। वेर ग्रेशन पीरियड इज सफिशिएंटली लॉन्ग, यानी कि वो जो यूजफुल लाइफ जैसा होता है तो वो अगर ज्यादा पीरियड का है, से द 5 और 6 ईयर, लीज में बी प्रीफर्ड।
अगर आपका चीज़ें ऐसा है कि जो जेस्शन पीरियड उसका ज़्यादा लंबा है, मतलब 5 से या 6 साल तक ही वो असेट चलेगा, तो ऐसे में लीज आपको ज़्यादा प्रिफरेबल करना चाहिए. Special tax benefit available the ownership basis may not be any help as there would be no profit during the gestation period. अगर आपका असेट ऐसा है कि सर्टेन टाइम पीरियड में आपका असेट नहीं चल रहा है या थोड़े से टाइम पीरियड के लिए ही वो आपको फायदेमंद होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, असेट को लीज पे ले लेना चाहिए, क्योंकि वो आउटलेटेड हो जाएगा, सर्टेन पीरियड ही आपको काम दिला पाएगा. कोई मशीन होती है ना, नए नए मशीन हो तो 5 6 साल तक अच्छा चलता है, फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह आने लगता है और उसको हमें रिप्लेस करवाना पड़ता है. तो जेस्शन पीरियड वो पीरियड है कि वो पर्टिकुलरली मशीन बहुत ही अच्छा काम आपको दिलाएगी. तो ऐसी असेट को लीज पे ले लेना चाहिए, ना कि उसको खरीदना चाहिए. चलिए कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको हम लीज एंड बाय डिसीजन में कंसिडर कर सकते हैं. उसमें नेक्स्ट नंबर पॉइंट जोड़ दो, फंड पोजीशन. अगर आपके पास फंडिंग वगैरह है तो आप प्रॉपर्टी को परचेस कर लो. आपके पास पैसे है तो परचेस करना चाहिए, वो आपको ज़्यादा फायदा दिलाएगा क्योंकि उसमें ओनरशिप के फायदे मिलेंगे असेट के. Where the funds are sufficient, a decision of buy through the own funds may be taken. तो मशीन खरीद लेना चाहिए, तो आपको ये डिसीजन इस तरीके से लेना चाहिए. Where own funds are not sufficient but the loan can be taken at a reasonable interest rate, a decision of to buy through a loan fund and through a loan fund or through a higher purchases and installment system may be taken. यानी कि अगर फंडिंग आपके पास सफिशिएंट नहीं है पर इजीली लोन अवेलेबल है लो इंटरेस्ट रेट पे, तो भी आपको परचेस डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि परचेस करने में आपको फायदा मिलता है. क्योंकि लोन वगैरह अगर आप उसके थ्रू लेते हो तो भले आपको अभी पेमेंट एक साथ नहीं करना होता, लोन में कैसा होता है पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना होता है, या हायर परचेस सिस्टम भी आप यूज कर सकते हो उसके लिए, परचेस के लिए. तो ये सारी सिस्टम्स अवेलेबल है. तो लीज पे लेने के बेटर है कि अगर लोन वगैरह मिल रहा है, हायर परचेस सिस्टम यूज मिल रहा है, तो फिर आपको वो चीजें बाय करनी चाहिए, परचेस का डिसीजन लेना चाहिए, ना कि लीज का डिसीजन. तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो पॉइंट नंबर 6 में हमें बताया गया है. पॉइंट नंबर 7, रेसिडेंशियल वैल्यू. रेसिडेंशियल वैल्यू यानी कि जो लास्ट में आप असेट बेचोगे तो उसको मतलब यूज करने के बाद उसका अगर कोई रियलाइज वैल्यू मिलता है तो वो परचेस करने में मिलता है, लीज पे नहीं मिलता. रेसिडेंशियल वैल्यू ऑफ असेट बिलोंग्स टू अ ओनर. हायर रेसिडेंशियल वैल्यू विल स्टिल बी बैलेंस इन फेवर ऑफ ओनिंग द असेट. अगर आप असेट खुद खरीद लेते हो तो जब आप आउटलेटेड हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, अगर उसको बेच दोगे तो उसका आपको रीसेल वैल्यू मिलेगा, मतलब आपको उसके पैसे रियलाइज होंगे. तो वो कब होंगे, जब आप वो उसको खरीदोगे तब. अगर आप लीज पे लोगे तो ये फायदा आपको पॉइंट नंबर 7 का नहीं मिल पाएगा. नेक्स्ट है नंबर 8, फ्यूचर रिटर्न्स. आपको अगर मशीन परचेस करना है तो मशीन परचेस करने के बाद वो फ्यूचर में आपको कब कितना फायदा दिलाएगा ये भी चेक करना चाहिए. लिखा है whether the future return after tax are low, the decision to buy the asset through own funds may be taken. अगर फ्यूचर में रिटर्न आपका लो रहने वाला है तो अभी जो मशीन बाय करने का डिसीजन है वो आपको लेना चाहिए. दिस विल बी ओवरकम द लाइकली डिफिकल्टीज टू बी फेस इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ लीज रेंट, इंटरेस्ट पेमेंट एंड लोन पेमेंट एक्सेट्रा. अगर लीज पे लोगे तो वो पैसे आपके गए, मतलब लीज के रेंटल जो आप पे करते हो वो तो आपको रेगुलरली पे करना होगा, मतलब ये आपका एक तरह का फिक्स एक्सपेंडिचर जैसा हो जाता है लीज रेंटल. तो ये आपको सोचना चाहिए कि फ्यूचर रिटर्न अगर अच्छा मिलेगा, अभी भले लो रिटर्न हो, तो आपको ये लीज पे लेने का नहीं सोचना चाहिए, आपको मशीन सीधा परचेस करना चाहिए. तो ये जो पॉइंट थे अब तक किए हुए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ कंसिडर करते हुए लॉन्ग क्वेश्चन का ये चैप्टर का सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं. जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं, यूनिवर्सिटी में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम उसमें डिस्कस करते हैं. वैसे डिफरेंशियल कॉस्टिंग में से कम एमसीक्यू आया है, पर जितने भी एमसीक्यू आए सारे हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. तो उसमें से पहला एमसीक्यू, डिफरेंशियल कॉस्ट डील्स विद सम कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, सी हिस्टोरिकल कॉस्ट, या डी नन ऑफ दी अबव. यानी आंसर आएगा डिफरेंशियल कॉस्ट वो डन करता है रिलेवेंट, डिफरेंशियल रिलेवेंट कॉस्ट है. यानी जो हमने ये चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में देखा था ये उसमें से एमसीक्यू पूछा है. सेकेंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिलेवेंट कॉस्ट. नीचे में से कौन सा रिलेवेंट कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. इट इज अ फ्यूचर कॉस्ट, इट इज अ कैश आउटफ्लो,
इट इज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड डी नन ऑफ दिस। आंसर आएगा इट इज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी वो कैश आउटफ्लो है, फ्यूचर के साथ रिलेट करता है, आप डिसीजन लोगे इंक्रीज होगा, वो रिलेवेंट है, यानी जो डिसीजन लिया जाएगा इफेक्ट करेगा। इनरिलेवेंट हिस्टोरिकल है पर रिलेवेंट कॉस्ट हिस्टोरिकल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट नंबर 3 उसको देख लेते हैं। संक कॉस्ट डील्स विद, संक कॉस्ट किसके साथ रिलेटेड है? रिलेवेंट कॉस्ट, बी हिस्टोरिकल कॉस्ट, सी डिफरेंशियल कॉस्ट, या डी नन ऑफ द अबव। तो उसमें आएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब हमने पढ़ा था तब भी कहा था संक कॉस्ट यानी पास्ट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर रहेगा। चलिए वन लास्ट एमसीक्यू पेंडिंग रह रहा है तो उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट अ फॉर संक कॉस्ट। नीचे में से कौन सा संक कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इट इज अ रिलेवेंट कॉस्ट, इट इज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट, सी इट इज एन इनरिलेवेंट कॉस्ट, या डी नन ऑफ दिस। आंसर आएगा ए, इट इज अ रिलेवेंट कॉस्ट। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो इनरिलेवेंट है, वो पास्ट के साथ कनेक्टेड करता है। तो ये बाकी के ऑप्शन सेट हो रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए रिलेवेंट कॉस्ट नहीं होता संक कॉस्ट, क्योंकि वो पास्ट में होता है, तो हिस्टोरिकल एंड इनरिलेवेंट होता है। ये हमने लेक्चर 1 में भी देखा था। तो बच्चों ये जो छोटा टॉपिक था डिफरेंशियल कॉस्टिंग, वो भी यहीं पे कंप्लीट होता है विथ एमसीक्यू। नेक्स्ट किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.